हेलो बच्चा। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, है ना। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर लिखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिफाइंड इन टू वेज। Product of two vectors is defined in two ways, ठीक है। पहला है आपका डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, और इसी को स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, है ना। दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट, या इसी को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, समझ में आया बच्चा? तो दो वेक्टर का प्रोडक्ट जो है आपका दो टाइप से आपका डिफाइन है। एक है आपका डॉट प्रोडक्ट, जिसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, और दूसरा है आपका क्रॉस प्रोडक्ट, या उसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो चलिए वन बाय वन हम लोग दोनों देखते हैं, और है ना, वन बाय वन दोनों देखेंगे। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। पहला हम लोग लिखते हैं डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। पहला हमारा है डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, लिखेंगे कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स A and B, वेक्टर A and वेक्टर B is written as हम लोग कैसे लिखेंगे? A डॉट B लिखेंगे, A डॉट B, and defined as A dot B इज इक्वल टू लिखेंगे A वेक्टर का मैग्नीट्यूड B वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आपका कैसे डिफाइन है? ए बी कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा क्या है? एंगल बिटवीन A एंड B, वेयर थीटा जो है आपका, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B, है ना। तो दो वेक्टर का प्रोडक्ट जो है वो दो ढंग से आपका डिफाइन है, एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहले हम लोग डॉट प्रोडक्ट देख रहे हैं, फिर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे। चलिए ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट को हम लोग कैसे लिखेंगे? A डॉट B लिखेंगे, और डिफाइन कैसे होगा? A डॉट B बराबर ए बी कॉस थीटा। ये क्या है? A वेक्टर का मैग्नीट्यूड, B क्या है? B वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और कॉस थीटा में थीटा जो है आपका वो A और B के बीच का एंगल है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी में लिखेंगे, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी, डॉट प्रोडक्ट जो होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ए स्केलर क्वांटिटी। याद रखेंगे, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आपका क्या होगा? स्केलर होगा। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट of any two vector, any
टू वेक्टर्स इज ए स्केलर, ठीक है, आपका स्केलर होगा। दूसरा प्रॉपर्टी में लिखेंगे, चाहे ए डॉट बी लिखें बराबर बी डॉट ए, सब किसके बराबर होगा, ए बी कॉस थीटा, मतलब ए डॉट बी लिखें या बी डॉट ए लिखें, दोनों बराबर होगा। तीसरा प्रॉपर्टी आप लोग लिखेंगे जैसे ए डॉट बी प्लस सी, मतलब बी वेक्टर और सी वेक्टर को जोड़ने से जो आपका वेक्टर मिला रिजल्टेंट, उसको ए के साथ आप डॉट ले रहे हो, तो ए डॉट बी प्लस सी को हम लोग लिखेंगे ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी लिखेंगे। बातें आया समझ में। चौथा प्रॉपर्टी आप लोग लिखेंगे ए डॉट ए, किसी वेक्टर को खुद के साथ आप डॉट ले रहे हो तो क्या होगा, बोलेंगे पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए, दूसरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए, और दोनों के बीच का एंगल, ए वेक्टर खुद से ही कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री, तो क्या लिखेंगे कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। याद रखेंगे ए डॉट ए क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ए डॉट ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। बातें आया समझ में बच्चा, है ना। ऊपर हम लोग मिटाते हैं, जल्दी से पॉज करके आप लोग लिखेंगे, कुछ नहीं, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट को हम लिखेंगे ए डॉट बी, और डिफाइन कैसे होगा ए बी कॉस थीटा। याद रखेंगे, कुछ इसमें लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये इस तरह से ही आपका डिफाइन है। अब हम लोग देखते हैं पांचवा प्रॉपर्टी, चलिए लिख लीजिए। हम लोग पांचवा प्रॉपर्टी देख रहे हैं, पांचवा प्रॉपर्टी। अब यदि इफ ए परपेंडिकुलर टू क्या हो जाए, परपेंडिकुलर टू ए परपेंडिकुलर टू बी हो जाए, देन ए डॉट बी क्या होगा, बोलेंगे ए बी कॉस कितना 90 डिग्री। यदि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाए तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है 0, तो क्या हो जाएगा ए बी इंटू 0, यानी कि आपका 0 हो गया। दैट इज़ हम लोग बोलेंगे दैट इज़ ए परपेंडिकुलर टू यदि बी हो गया तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यदि ए डॉट बी 0 है तो दो वेक्टर क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। याद रखना है कि दो नॉन जीरो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट यदि 0 हो जाए, नॉन जीरो मतलब ए और ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड यदि 0 नहीं है, और यदि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आपका 0 हो जाए तो मस्ट भी दोनों वेक्टर एक दूसरे पे क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। बातें समझ में आया बच्चा, है ना। इसके बाद हम लोग छठा प्रॉपर्टी हम लोग देखने वाले हैं, 6 नंबर का प्रॉपर्टी। 6 नंबर की प्रॉपर्टी देखने से पहले हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और ये आपका क्या है जेड एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को क्या बोलते हैं जे कैप, और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को क्या बोलते हैं हम लोग के कैप बोलते हैं। और तीनों जो होता है आपस में क्या होता है परपेंडिकुलर, तीनों यूनिट वेक्टर आपका आपस में क्या होता है परपेंडिकुलर। तो यदि बोले ए डॉट बी, ए है ना आई डॉट जे, है ना, तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है 0, तो आई डॉट जे ये भी 0, जे डॉट के ये भी आपका क्या हो जाएगा बच्चा, ये भी आपका 0, जे है ना के डॉट आई सारा आपका क्या हो जाएगा 0, क्योंकि सब आप पे एक दूसरे पे क्या है परपेंडिकुलर है। बातें समझ में आया। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है। नेक्स्ट यदि आपका आई डॉट आई दे दे, आई डॉट आई मतलब सेम के साथ आपका डॉट प्रोडक्ट दे दे, है ना, आई डॉट आई, तो आई का मैग्नीट्यूड 1, आई का मैग्नीट्यूड 1 और दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, है ना, तो क्या हो जाएगा इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। तो आई डॉट आई बोले या जे डॉट जे बोले या के डॉट के बोले, के डॉट के बोले, सबका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा।
मतलब सेम के साथ डॉट लोगे तो 1 और यदि डिफरेंट के साथ डॉट लोगे तो 0 होगा। बातें समझ में आया? कैसे आपका यहाँ पे 0 हो गया है ना? कैसे 0 हो गया? तो बोलेंगे आई डॉट आई, मतलब आई क्या है? यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 इंटू कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 का वैल्यू 1 कितना होता है? 1। तो कितना हो गया आपका? 1 हो गया। तो याद रखेंगे सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे, आई जे डॉट जे के डॉट के सब आपका क्या हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। और डिफरेंट के साथ लोगे आई डॉट जे डॉट के एंड आई डॉट जे डॉट के डॉट आई, चाहे उल्टा भी ऑर्डर में दे दे, ऑल्सो जे डॉट आई दे दे या के, है ना, जे डॉट आई दे दे या के डॉट जे दे दे या आई डॉट के दे दे, सारा क्या होगा आपका? 0 होगा। चाहे सेम है ना, आई जे के, आई डॉट जे डॉट के उल्टा भी रहे तो भी आपका 0 ही होगा। चलिए ये आपका छठा है प्रॉपर्टी, जल्दी से इसको नोट कर लेंगे आप लोग। तो हम लोग है ना 7वां प्रॉपर्टी हम लोग देखने वाले हैं। सेवन नंबर प्रॉपर्टी, यदि आपका वेक्टर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में दिया रहे। किस फॉर्म में बच्चा? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। याद रखेंगे बच्चा किस फॉर्म में? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, है ना। ए बराबर आपका दिया हुआ है A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप एंड बी वेक्टर आपका दिया हुआ है B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप। ठीक है, ऐसा दे दे और हमको बोले देन A डॉट B बराबर क्या होगा? किस फॉर्म में वेक्टर दिया हुआ है? इसको बोलते हैं आई जे के फॉर्म में रहे तो हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में दिया हुआ है। तो A डॉट B क्या हो जाएगा? x को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, मतलब x कंपोनेंट को x कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर लो, है ना। y को y कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर लो, z को z कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर लो, आपका कहानी खत्म। सबको ऐड करके लिख दो, आपका डॉट प्रोडक्ट आ गया। बातें आया समझ में? कोई बच्चा बोलेगा कि चलो ये कैसे हो गया, तो चलो हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग दे लेते हैं। एक्सप्लेनेशन देखेंगे ए डॉट आपका B, तो बोलेंगे A है क्या? A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप है। इसका डॉट हम लोग ले रहे हैं B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप के साथ। ठीक है, ये हमने यहाँ पे डॉट ले रहा है। चलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले A1 i को ये पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। देखेंगे, ध्यान देंगे मल्टीप्लाई में जो स्केलर होता है उसको अपने, है ना, एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। A1 B1 i डॉट आई वेक्टर के लिए डॉट प्रोडक्ट, है ना, मल्टीप्लाई हम लोग वहाँ पे लगाते हैं वेक्टर जब आता है। तो A1 B1 तो आपका स्केलर है, तो A1 B1 तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। i डॉट आई क्या हो जाएगा? 1, है ना। ऐसे लिखेंगे A1 B1 i डॉट आई, याद रखेंगे ऐसे मल्टीप्लाई। इसको पहले इससे किए, फिर इसको इससे किए, फिर इसको ऐसे किए, करते हैं ना इसी तरह मल्टीप्लाई। तो i डॉट आई क्या हो जाएगा? चूंकि डॉट है तो i डॉट आई क्या हो जाएगा? जैसे ही वेक्टर आएगा स्केलर को आराम से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब आपका इस वेक्टर आएगा तो यहाँ पे डॉट चलेगा। तो i डॉट आई अभी जस्ट बताया है कितना होता है? 1 होता है। तो ये कितना हो जाएगा? i डॉट आई 1 हो गया। चलिए ठीक है, फिर A1 B2 i डॉट जे क्या हो जाएगा? A1 B2 स्केलर को ऐसे मल्टीप्लाई कर लिए। वेक्टर जो है i डॉट जे क्या होता है? 0, और यदि ये 0 हो जाएगा तो पूरा 0। ठीक है, फिर करेंगे इसको इसके साथ, तो क्या हो जाएगा? A1 B3 i डॉट के क्या हो जाएगा? हमने क्या बोला कि डिफरेंट रहेगा तो 0 हो जाएगा, तो ये वाला भी आपका 0 हो गया। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। उसके बाद अब इससे हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो A2 B2, है ना, A2 B1 j डॉट आई डिफरेंट है, ये भी 0 हो गया।
अब A2B2 डॉट जे क्या हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा A2B2, ठीक है। अब इसको फिर इससे करेंगे तो A3B3 डॉट के, ये भी अगेन 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब चलिए हम लोग इसको इसके साथ करते हैं, तो A3B1 डॉट आई क्या हो जाएगा 0। अब A3B2 डॉट जे, ये भी क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब A3B3 डॉट के 1 हो जाएगा, तो A3B3 यहां हो गया। तो आप देखो यहां पे क्या बच गया, बोलेंगे A1B1 प्लस A2B2 प्लस A3B3 हो गया। तो इस तरह से हम लोग फट से क्या करेंगे, आराम से मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। चलिए फटाफट हम लोग इसको एक एग्जाम्पल हम लोग करते हैं इस पे। इफ ए वेक्टर आपका दे दिया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, एंड आपका बी जो दे दिया बी वेक्टर, एंड बी वेक्टर आपका दे दिया -i कैप प्लस 2j कैप, है ना, प्लस k कैप, है ना। और हमको बोला क्या निकालने के लिए, a डॉट बी। तो हम लोग क्या करेंगे, x को x के मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू -1 क्या हो जाएगा -2 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 4 1 जा 4, कितना हो गया बच्चा 6 4 10 हो गया, में से 2 चला गया, कितना बच्चा आपका 8 हो गया। इतना आपका 8 यूनिट आ गया। a डॉट बी आपका कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। यदि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में दिया है तो फटाफट हम लोग निकाल लेंगे। चलिए इसको जल्दी से नोट करेंगे। ये आपका 7वां प्रॉपर्टी था। 8वां प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। आठवां, मान लो कि है ना, जैसे दे दे आपका MA डॉट NB वेक्टर दे दे, है ना, तो स्केलर को स्केलर के साथ अपना मल्टीप्लाई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। MNA डॉट क्या हो जाएगा B, हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप चाहो तो M को इसके साथ भेज सकते हो, NA डॉट MB ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बातें आया समझ में? ये आपका 8वां था। 9वां प्रॉपर्टी में लिखेंगे हम लोग डॉट प्रोडक्ट का जो यूज़ करेंगे, है ना, डॉट प्रोडक्ट की मदद से हम लोग कंपोनेंट भी निकाल सकते हैं, है ना। तो जैसे आपको दे दिया कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A अलोंग B, है ना, A का कंपोनेंट B के अलोंग दे दिया। मान लेते हैं आपका A वेक्टर ये है और B वेक्टर आपका ये है। ये आपका कौन सा वेक्टर है, B वेक्टर है। दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो कंपोनेंट क्या जानते हो, A का कंपोनेंट B के अलोंग क्या हो जाएगा, ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा A cos थीटा। मतलब कंपोनेंट ऑफ A अलोंग B क्या हो जाएगा A cos थीटा हो जाएगा बच्चा, ध्यान देंगे A cos थीटा। अब इसी को हम लोग ऐसे भी लिख लेते हैं, AB cos थीटा अपॉन B, डिवाइड कर लिया B से। अब B से B कट जाएगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन ऊपर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट, है ना। तो इसको क्या लिखेंगे A डॉट B अपॉन B। यदि आपको बोल दे कंपोनेंट ऑफ A अलोंग B तो क्या हो जाएगा A डॉट B, जिसके अलोंग है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है ना। ऑल्सो जैसे ऐसे दे दे, ऑल्सो कंपोनेंट ऑफ B अलोंग A, याद रखना जिसके अलोंग देगा उससे डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा A डॉट B अपॉन किसके अलोंग बोल रहा है A, तो A से हम लोग डिवाइड कर देंगे, है ना। B का कंपोनेंट A के अलोंग क्या हो जाएगा B cos थीटा। बातें आया समझ में बच्चा, है ना। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। अब हमको मान के चलो कि वेक्टर कंपोनेंट दे दे, है ना, ऑल्सो वेक्टर कंपोनेंट ऑफ A
अलोंग बी। कैसे निकालेंगे? पहले तो ए का कंपोनेंट बी के अलोंग, तो क्या हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन बी। जिसके अलोंग होता है उसके मैग्नीट्यूड से हम लोग यहाँ डिवाइड कर लेते हैं, याद रखेंगे। जिसका मैं है ना, जिसके अलोंग उसके मैग्नीट्यूड से हम लोग यहाँ डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ए डॉट बी अपॉन बी, और वेक्टर कंपोनेंट बोल रहा है तो किसके अलोंग? बी के अलोंग। तो बी के अलोंग का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? बी कैप। तो हम लोग यहाँ पे बी कैप लगा लेंगे, है ना। और किसी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना होता है, बी क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग बी। किसी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? इस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लेते हैं। बातें समझ में आया बच्चा, है ना। तो ये आपका कितना है ना, 9 प्रॉपर्टी था, 9वां प्रॉपर्टी था। आप क्या कर सकते हो? डॉट प्रोडक्ट से आप कंपोनेंट भी निकाल सकते हो, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट का यूज हम लोग कंपोनेंट निकालने में भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग 10वां प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, हम लोग इसमें 10वां पॉइंट लिखेंगे। हम लोग क्या देखा बच्चा? जानते हैं कि a डॉट बी बराबर क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। तो अब इसकी मदद से आप एंगल भी निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? बोलेंगे a डॉट बी अपॉन ए बी, ठीक है। तो इस तरह से आप एंगल भी निकाल सकते हो। कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ए एंड बी, है ना। यहाँ पे थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ए एंड बी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमको दे दिया 2 वेक्टर, बोला कि इफ ए वेक्टर आपका दिया हुआ है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, एंड बी वेक्टर आपका दिया हुआ है i कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप, देन फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब ए और बी के बीच का एंगल, इस वेक्टर को देख करके हम नहीं बता सकते हैं कि ए और बी के बीच का एंगल क्या है, तो हम लोग उस कंडीशन में डॉट प्रोडक्ट से हम लोग एंगल निकालेंगे। देखेंगे कैसे हम लोग निकालते हैं। हम लोग बोलेंगे कि ए डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा? ए डॉट बी बराबर, हम लोग खट से यहाँ से देखेंगे, ए डॉट बी बराबर क्या होता है? यदि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में रहे तो क्या हो जाएगा, है ना। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, यहाँ भी 2 1 जा 2, और इधर 1 -1, कितना हो गया आपका? 3। आप जानते हो कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, या ऐसे भी लिखोगे ए डॉट बी बराबर क्या होता है? तो ए बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी अपॉन ए बी। तो ए डॉट बी कितना आ गया आपका? 3 आ गया। और ए क्या है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? बोलेंगे एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। और बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। बातें समझ में आया? तो ये कितना हो जाएगा? 4 1 5 1 6, है ना। 4 1 5 6, और इधर भी आपका 6, मतलब √6 आपका क्या हो जाएगा? 6, यानी कि 3/6 आ गया। 3 2 जा 6, 1/2 आ गया। यानी कि कॉस थीटा यहाँ पे कितना आ गया? 1/2। तो थीटा कितना हो गया बच्चा? 60 डिग्री। यानी कि ए और बी के बीच का एंगल यहाँ पे कितना है? 60 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग 2 वेक्टर के बीच का एंगल भी, यदि आपका वेक्टर किस फॉर्म में दिया रहे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में दिया रहे, तो हम लोग 2 वेक्टर के बीच का एंगल हम लोग निकालते हैं। चलिए फटाफट लिखेंगे बच्चा। चलिए 11वां प्रॉपर्टी हम लोग, जो 11वां पॉइंट हम लोग लिखा रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट का हम लोग यूज़ एक जगह और कर सकते हैं। कभी कभी आपको वर्क डन निकालने के लिए दे सकता है, वर्क डन, है ना। तो लिखेंगे वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स F is
डिफाइंड एज क्या होता है, वर्क डन बराबर W बराबर F डॉट S, है ना। क्या होता है बच्चा, F डॉट S, है ना। जहाँ पे वेयर S क्या है, वेयर S क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मूविंग पार्टिकल या डिस्प्लेसमेंट ऑफ, है ना, इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। F क्या है, F फोर्स है, किसी ब्लॉक पे लग रहा होगा, किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा होगा, उस ऑब्जेक्ट का ये डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको F क्या बोलेंगे, S क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दे दिया, और आप जानते हो डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है, ए वेक्टर फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, है ना, ए वेक्टर फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, है ना। एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं, इफ ए फोर्स F, है ना, चलिए क्वेश्चन लिखेंगे। इफ ए फोर्स F इज इक्वल टू दिया हुआ है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप acts on a block and block moves from 1, 2, 3 to 4, 2, 3, 4, है ना। then find work done by force, वर्क डन बाय फोर्स, ठीक है। याद रखेंगे कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन ही F डॉट S होता है। यदि फोर्स आपका कांस्टेंट होनी चाहिए, मतलब फोर्स के वैल्यू में सारा कांस्टेंट होना चाहिए, कोई वेरिएबल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यदि कांस्टेंट है तो हम लोग वर्क डन निकालेंगे F डॉट S, और इन, है ना, और ज़्यादा हम लोग जानेंगे जब हम लोग वर्क पावर एनर्जी पढ़ेंगे, उसमें हम लोग वर्क के बारे में और अच्छे तरीके से बताएंगे। ये थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन, डॉट प्रोडक्ट इसीलिए डिफाइन है कि वर्क, है ना, डॉट प्रोडक्ट आपका इसलिए डिफाइन है कि हम लोग डॉट प्रोडक्ट की मदद से कुछ कुछ फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग डिफाइन करेंगे। समझ में आया बच्चा, है ना। जैसे हम लोग 12th में फ्लक्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे, 11th में आपका वर्क डन पढ़ेंगे, तो ये सब आपका डॉट प्रोडक्ट से ही डिफाइन है। बातें आया समझ में। अब यहाँ पे बोल रहा है कि चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। फोर्स लग रहा है F, कितना है, 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। अब बच्चा बोल रहा है कि ब्लॉक इस पॉइंट से इस पॉइंट जा रहा है। मान लेते हैं A जो है, A पॉइंट यही है, 1, 2, 3 से कहाँ गया, B तक गया। B का कोऑर्डिनेट क्या है, 2, 3, 4, है ना। तो हमने क्या बोला है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ए वेक्टर फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, यही आपका S हो गया, बोलेंगे। तो S जो आपका यहाँ पे वेक्टर हो गया, वो कौन सा वेक्टर हो गया, बोले AB वेक्टर। और AB वेक्टर है क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। और ये तो आप जानते हो क्या करना है ना, फाइनल के कोऑर्डिनेट में से इनिशियल का कोऑर्डिनेट घटा लेना, मतलब B के कोऑर्डिनेट में से A का कोऑर्डिनेट घटा लेंगे। तो B का x कोऑर्डिनेट क्या है, 2, तो 2 माइनस क्या हो जाएगा, 2 - 1 i कैप प्लस 3 - 2 j कैप प्लस 4 - 3 k कैप हो गया। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट जो हो गया आपका कितना हो गया, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, मतलब i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, है ना। तो यहाँ पे S आपका इतना आ गया। तो हमको निकालना क्या है, वर्क डन, है ना। ऊपर मिटाते हैं बच्चा, वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन बराबर क्या होता है, अभी हमने बताया वर्क डन बाय फोर्स कैसे डिफाइन होता है ना, F डॉट S, है ना। तो वर्क डन क्या हो जाएगा यहाँ पे, वर्क डन जो है, वर्क डन बराबर F डॉट क्या हो जाएगा, S, है ना। डिस्प्लेसमेंट याद रखेंगे, ए वेक्टर फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, इनिशियली यहाँ था और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया, तो यही ए वेक्टर फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाता था, हम बता चुके हैं, है ना। तो ये F डॉट S,
एफ को एस के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे तो एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करो, वाई को वाई से, जेड को जेड से, एक्स कंपोनेंट को एक्स से, तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, -1 इंटू 1 कितना हो जाएगा -1, और 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3, तो कितना हो गया बच्चा 3 2 5 में से 1 गया 4। और याद रखेंगे वर्क डन का यूनिट होता है जूल, है ना, वर्क का, तो कितना हो गया वर्क डन 4 जूल का वर्क किया। बातें समझ में आया बच्चा? तो ये आपका डॉट प्रोडक्ट था। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ये आपका लास्ट टॉपिक होगा क्रॉस प्रोडक्ट। तो चलिए फटाफट इसको नोट करेंगे। और बच्चे याद रखेंगे, आप लोग को अब होमवर्क मिला कि आपका HC वर्मा का फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स जहाँ पे लिया हुआ है, जिसमें वेक्टर चैप्टर है, उसका एक्सरसाइज 1 से लेकर के एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के आप पहले 10 तक आप लोग बना लेंगे, है ना, और हमको बना करके, है ना, व्हाट्सएप पे आप क्या करोगे, फ़ोटो खींच करके भेजोगे कि नहीं हमने ये बना लिया, और जो जो दिक्कत होगा वो हमको बताएंगे। प्लस आप लोग असाइनमेंट आप लोग के पास है ना, असाइनमेंट हम लोग दे चुके हैं, ऐप पे हमने असाइनमेंट भी डाला है स्टडी मटेरियल में, उसमें आपका पहला एक्सरसाइज आप बनाओगे, पहला एक्सरसाइज आपका पूरा बनाना है ना, जो दिक्कत होगा हम बताएंगे, ठीक है। चलिए फटाफट इसको लिखेंगे और नेक्स्ट स्टार्ट करें हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट। लिखेंगे बच्चा क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट हम लोग किसको बोलते हैं, है ना, तो लिखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट of any two vectors A and B is written as हम लोग कैसे लिखेंगे A क्रॉस B, ठीक है, क्या लिखेंगे written as A cross B and magnitude is defined as A क्रॉस B का जो मैग्नीट्यूड होगा, याद रखेंगे A क्रॉस B आपका क्या होता है वेक्टर होता है, उसमें एक डॉट B आपका स्केलर था इसीलिए उसका नाम था स्केलर प्रोडक्ट। ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आपका एक वेक्टर होता है ना, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक क्या होता है आपका वेक्टर होता है ना, और उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा AB साइन थीटा, AB साइन थीटा, ठीक है, मैग्नीट्यूड AB साइन थीटा, वेयर थीटा क्या है, वेयर थीटा बी द एंगल बिटवीन A एंड B, थीटा जो है A और B के बीच का एंगल है। मतलब क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा और डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट आपका स्केलर है, क्रॉस प्रोडक्ट आपका वेक्टर है, इसीलिए इसका मैग्नीट्यूड हमने यहाँ पे लिखा है ना। A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड AB साइन थीटा होता है, डायरेक्शन होगा तो ऑल्सो इसमें लिखेंगे ऑल्सो डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B is given by right hand rule. Direction of A cross B is given by right hand rule. किससे हम लोग देंगे A क्रॉस B वेक्टर का डायरेक्शन हम लोग किस है ना, किस रूल से देंगे, राइट हैंड रूल से। बातें समझ में आया बच्चा, राइट हैंड रूल। तो अब सवाल है कि राइट हैंड रूल क्या है, तो सबसे पहले हम लोग राइट हैंड रूल देखते हैं। राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल क्या कहता है कि A क्रॉस B का जो हम लोग डायरेक्शन निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपना फिंगर को A के अलोंग रखेंगे और B के अलोंग हम लोग उसको क्या करेंगे, कर्ल करेंगे, मोड़ेंगे, है ना, घुमाएंगे,
तो स्ट्रेच थंब जो है, तना हुआ अंगूठा जो है, वो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन देगा। क्या करना है? पुट आवर थंब, पुट आवर फिंगर, है ना, पुट आवर फिंगर along vector A and curl or wrap them towards vector B. Then stretch thumb, stretch the thumb gives डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। याद रखना है, तना हुआ अंगूठा जो है किसका डायरेक्शन देगा? ए क्रॉस बी का डायरेक्शन देगा। क्या करना है? पुट आवर फिंगर अलोंग ए वेक्टर के अलोंग किसको रखना है? फिंगर को। और कर्ल देम टुवार्ड्स बी के अलोंग क्या करना है? उसको कर्ल करना है, रैप करना है, घुमाना है। देन स्ट्रेच द थंब गिव डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। हम लोग इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। चलिए इसको पहले लिख लेंगे आप लोग, उसके बाद इसका प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे। चलिए एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपका मान के चले कि ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है, ठीक है। तो पूछे कि ए क्रॉस बी किधर होगा, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन। तो बोलेंगे ए के तरफ फिंगर को, राइट हैंड फिंगर को, है ना, पुट आवर फिंगर नहीं, राइट हैंड फिंगर लिखो, राइट हैंड फिंगर, पुट आवर राइट हैंड फिंगर अलोंग ए, राइट हैंड फिंगर को। तो आप राइट हैंड फिंगर को अलोंग ए के तरफ रखा और उसको घुमाओगे किसके तरफ, जिधर बी का डायरेक्शन है, बी के अलोंग आपने घुमाया। तो तना हुआ थंब किधर गया, बोर्ड के अंदर गया। तो अंदर कौन सा डायरेक्शन हम लोग होता है, क्रॉस। तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, आपका क्रॉस हो जाएगा। समझ में आया। फर्स्ट वेक्टर के तरफ फिंगर रखना है, सेकंड वेक्टर के तरफ फिंगर को घुमाना है और थंब जो होगा ये क्रॉस बी का डायरेक्शन देगा, है ना। जैसे कि आपका बी क्रॉस ए पूछ दे, बी क्रॉस ए क्या होगा, है ना, बी क्रॉस ए का डायरेक्शन। तो अब पहला वेक्टर कौन है, बी। तो बी के तरफ आप फिंगर रखोगे, ए इधर है, घुमाया, थंब किधर गया, बाहर के तरफ। मतलब बी क्रॉस ए का जो डायरेक्शन यहाँ पे हो गया, क्या चीज़, डाउट हो गया। बातें समझ में आया, है ना। जैसे हम लोग राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम में करते थे, एकदम सेम काम यहाँ पे करना है। कुछ नहीं, हम लोग हाथ पहले भी घुमा चुके हैं राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो यहाँ पे कुछ हम नया नहीं कर रहे हैं। चलिए इसको लिखेंगे फटाफट, एक दो एग्जाम्पल हम लोग और करते हैं। याद रखेंगे कि आपका ए क्रॉस बी किधर हो गया, इस बोर्ड वाले, ये ए और बी वेक्टर किस प्लेन में है, बोर्ड के प्लेन में। तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या हो गया, बोर्ड पे परपेंडिकुलर। याद रखेंगे दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है ये ए पे भी परपेंडिकुलर होता है और बी पे भी परपेंडिकुलर होता है। मतलब ए और बी जिस प्लेन में होगा उस प्लेन पे ही ये परपेंडिकुलर होगा। बातें समझ में आया। मतलब ए क्रॉस बी वेक्टर जो होगा, है ना, ए क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन किधर हो गया, यहाँ पे अंदर की तरफ। और ए बी क्रॉस ए का डायरेक्शन कौन क्या हो गया, बाहर की तरफ। ये वेक्टर ए पे भी परपेंडिकुलर है और बी पे भी परपेंडिकुलर। चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग और देखते हैं। अब आप लोग बताएंगे, एक वेक्टर आपका ये ए है और ये वेक्टर आपका बी है। बोलेंगे ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा, और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन क्या होगा, बी क्रॉस ए का। ये आप लोग बताएंगे, है ना। तो ए क्रॉस बी, पहले वेक्टर के तरफ आपने क्या रखा, फिंगर,
अब बी का डायरेक्शन इधर है ना, बी वेक्टर तो इधर है लेकिन बी का डायरेक्शन इधर, तो बी के डायरेक्शन के तरफ हमको, ये क्या है, किसका डायरेक्शन है, बी का डायरेक्शन है और ये ए का डायरेक्शन है, ठीक है। तो हम लोग फिंगर को कैसे घुमाएंगे, ए वेक्टर के तरफ फिंगर रखा और बी का डायरेक्शन इधर है तो ऐसे घुमाया, थंब किधर आया, बाहर की तरफ, तो मतलब ए क्रॉस बी किधर हो गया, डॉट में। बी क्रॉस ए, बी का डायरेक्शन किधर है, इधर, और ए का डायरेक्शन किधर है, इधर है, तो ऐसे तो घुमा नहीं सकते, तो हम लोग ऐसे फिंगर को रखेंगे और ऐसे घुमाया, किधर गया, क्रॉस में, है ना, आपका क्रॉस में चला गया, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल हम लोग और देखते हैं। ए वेक्टर आपका ये है ना, और बी वेक्टर आपका ये है। बोला कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा, ए वेक्टर इधर है, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा, तो बोलेंगे ए वेक्टर इधर, बी वेक्टर का डायरेक्शन देखना, जिधर डायरेक्शन होगा उधर घुमाएंगे, तो डायरेक्शन इधर है तो हमने इधर घुमाया तो किधर आया, क्रॉस, ये क्या हो गया आपका क्रॉस। फिर यदि आपसे पूछ दे कि बी क्रॉस ए का डायरेक्शन क्या होगा, तो हमेशा याद रखना है फिंगर किसके अलोंग रखना है, फर्स्ट वेक्टर के अलोंग, सेकेंड वेक्टर के अलोंग हमको उसको कर्ल करना है, घुमाना है, रैप करना है। तो बी वेक्टर आपका ये हो गया और ए वेक्टर का डायरेक्शन ये है, तो ऐसे घुमाया, किधर आ गया, डॉट में। अच्छा देखेंगे बच्चा, ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है और बी क्रॉस ए का क्या दोनों का सेम है, बोलेंगे नहीं, एक दूसरे के अपोजिट है। यदि ये डॉट में है तो ये क्रॉस में है ना, मतलब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों यहाँ पे है ना बराबर नहीं होगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होगा। हम लोग बोल सकते हैं ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों एक दूसरे का निगेटिव वेक्टर है ना, नेगेटिव वेक्टर, इक्वल नहीं है। चलिए इसको फटाफट नोट करेंगे, है ना, तो हम लोग इसका प्रॉपर्टी देखते हैं। properties of cross product। पहली बात तो फर्स्ट तो लिखेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ए वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर इज ए वेक्टर। आपका क्या है, वेक्टर है, और डायरेक्शन वेक्टर होता है तो उसका डायरेक्शन भी होता है। डायरेक्शन हम लोग किससे निकालेंगे, राइट हैंड रूल से, या इसको राइट हैंड थंब रूल भी बोलते हैं, राइट हैंड थंब रूल, चूँकि थंब का हम लोग यूज़ करते हैं इसीलिए इसका नाम राइट हैंड थंब रूल भी है, या राइट हैंड रूल बोलेंगे, ठीक है। बातें आया समझ में। दूसरा प्रॉपर्टी बोलेंगे ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। बातें समझ में आया, ए क्रॉस बी आपका बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी बोलेंगे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड सब बराबर होगा, ए बी साइन थीटा होगा, मैग्नीट्यूड हमेशा ए बी साइन थीटा होगा, ठीक है। चौथा प्रॉपर्टी लिखेंगे ए क्रॉस बी बराबर माइनस बी क्रॉस ए, चूंकि डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो एक दूसरे का क्या हो गया, ये नेगेटिव वेक्टर हो गया, मतलब ए क्रॉस बी जो होगा माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होगा। चूंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन आपने देखा अपोजिट था, तो यदि डायरेक्शन आपका अपोजिट हो, मैग्नीट्यूड सेम हो, तो निगेटिव वेक्टर होता है, तो यहाँ पे हमने निगेटिव लगा दिया। चलिए पांचवा याद रखेंगे ए क्रॉस, इसमें ऑर्डर का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देख रहे हो कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है, इसमें ऑर्डर भी होना चाहिए, इसमें ऑर्डर का एकदम ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम लोग ए क्रॉस बी प्लस सी करेंगे। डॉट में आप कैसे भी लिख सकते हो, ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए लिखो, बात बराबर है ना, लेकिन क्रॉस में ऑर्डर का ख्याल रखना पड़ता है, नहीं तो आपका वेक्टर चेंज हो जाएगा।
चलेंगे यहाँ पे ए क्रॉस बी प्लस सी, तो इसमें ऑर्डर का ख्याल रखेंगे, ए क्रॉस बी ही लिखेंगे और फिर ए क्रॉस सी लिखेंगे। इसको लिखेंगे ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी ही लिखेंगे, ऐसा नहीं कि सी क्रॉस ए लिख देंगे या बी क्रॉस ए लिख देंगे, एकदम ऑर्डर मेंटेन होनी चाहिए। आया समझ में? ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग छठा प्रॉपर्टी आते हैं। ठीक है, मान लो ए डॉट ए क्या होगा, तो बोलेंगे इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, चलो मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड ए है ना, ए साइन 0 डिग्री होगा ना, और चूंकि वेक्टर है तो कोई ना कोई डायरेक्शन होगा, मान लेते हैं कोई डायरेक्शन हो गया, तो साइन 0 का वैल्यू आपका क्या हो गया 0, तो पूरा को क्या कर देगा 0। याद रखना है कि इसमें सेम के साथ क्रॉस लोगे, क्रॉस यहाँ पे है, क्रॉस लोगे यहाँ पे क्रॉस लोगे तो आपका क्या आएगा 0, मतलब 0 वेक्टर। 0 मीन्स दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है ना, ए क्रॉस ए क्या होगा 0 मीन्स दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आपका वेक्टर होता है, तो कौन वेक्टर होगा 0 वेक्टर होगा, मतलब 0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपका 0 होगा। नेक्स्ट लिखेंगे कि ए क्रॉस बी वेक्टर, चलिए बच्चा हम लोग 7वां प्रॉपर्टी देख रहे थे, तो ए क्रॉस बी वेक्टर जो है आपका वो परपेंडिकुलर होगा ए पे भी, एंड ए क्रॉस बी वेक्टर जो है ये आपका परपेंडिकुलर होगा सी वेक्टर है ना, बी वेक्टर पे भी है ना, मतलब ए क्रॉस बी जो है ए और बी जिस प्लेन में होगा उस पे परपेंडिकुलर होगा, दैट इज ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू प्लेन containing A एंड B, मतलब A और B जिस प्लेन में होगा उस प्लेन पे ही A क्रॉस B वेक्टर जो है आपका परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, इसी में लिखेंगे 7th नंबर प्रॉपर्टी में ही, चलिए हम लोग ऊपर मिटाते हैं। यदि आपका ए क्रॉस बी ए पे परपेंडिकुलर है तो ये भी एक वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी का यदि डॉट लेते हैं ए के साथ तो ये वेक्टर ये वेक्टर दोनों एक दूसरे पे क्या है परपेंडिकुलर, और हमने बताया था दो वेक्टर यदि परपेंडिकुलर हो तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपका 0 होगा, तो ये भी आपका क्या होगा 0 होगा, एंड ए क्रॉस बी डॉट बी भी आपका क्या हो जाएगा 0 होगा, याद रखेंगे है ना। तो ए क्रॉस बी का ए के साथ डॉट लो वो भी 0 मिलेगा, ए क्रॉस बी को बी के साथ डॉट लो वो भी आपका क्या मिलेगा 0 मिलेगा। ये आपका 7 नंबर प्रॉपर्टी था। अब 8वां नंबर हम लोग प्रॉपर्टी में आते हैं। 8वां नंबर प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, बहुत ही बढ़िया है, ध्यान देंगे बच्चा। मान लेते हैं आपका ये वेक्टर है, ये है ना एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है, ये वाई एक्सिस का, ये आपका जेड एक्सिस है ना। ये जो वेक्टर है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर को आई कैप बोलते हैं, वाई एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर को जे कैप बोलते हैं, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर को हम लोग के कैप बोलते हैं, और सब एक दूसरे पे क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, ध्यान देंगे। तो हमने क्या बताया था कि किसी वेक्टर को खुद के साथ आप क्रॉस लोगे तो क्या मिलेगा 0 मिलेगा। जैसे ए क्रॉस ए क्या बोला था 0, तो ए क्रॉस आई बराबर जे क्रॉस जे बराबर के क्रॉस के होता है ना, और ये क्या हो जाएगा 0 होगा, मतलब 0 मीन्स 0 वेक्टर।
बातें आया समझ में। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट हम बात बता रहे हैं, चूंकि आई दोनों सेम वेक्टर है तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा 0 डिग्री, और इसमें साइन इन्वॉल्व होता है। क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा और साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, इसीलिए आपका क्या हो गया, सेम के साथ यदि क्रॉस लेंगे तो आपका 0 हो जाएगा। अब आई क्रॉस जे लिखते हैं, क्या होगा बच्चा, तो आई क्रॉस जे है ना, आई वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग है, जे क्या है वाई एक्सिस के अलोंग, तो आई से जे के तरफ घुमाओगे तो आपका थंब किधर आ गया, जेड एक्सिस के अलोंग। जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को क्या बोलेंगे, के। अब देखेंगे आई क्रॉस जे का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो बोलेंगे 1, आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, और दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, तो साइन 90 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, आई और जे के बीच का एंगल 90 डिग्री। और डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन के लिए हम लोग राइट हैंड रूट लगाते हैं, तो आई वेक्टर के अलोंग एक्स है ना, आई वेक्टर के अलोंग हम लोग फिंगर को रखेंगे, थंब को जे के अलोंग घुमाएंगे तो थंब किधर आ गया, जेड एक्सिस के अलोंग। जेड एक्सिस का डायरेक्शन क्या है, के कैप, तो क्या हो जाएगा के कैप, मतलब क्या हो गया के कैप, मतलब आई क्रॉस जे इज इक्वल टू क्या हो गया के, दैट इज आपका क्या हो गया, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू क्या हो गया, के हो गया। बातें समझ में आया। उसी तरह से जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, जे वेक्टर आपका ये है और के वेक्टर आपका ये है, तो इसके तरफ फिंगर रखा, इसे घुमाया, डायरेक्शन किसके अलोंग आ गया, एक्स एक्सिस के अलोंग। एक्स एक्सिस का डायरेक्शन क्या है, आई कैप, तो जे क्रॉस के आपका क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। बातें आया समझ में। के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, के किधर है आपका, के इधर है, इधर है ना, बोर्ड से बाहर निकल रहा है, तो के के तरफ आपने फिंगर रखा और आई के तरफ घुमाया, थंब किधर गया, वाई एक्सिस के अलोंग, मतलब के क्रॉस आई क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। लेकिन इसमें ऑर्डर का ख्याल रखना है, आई क्रॉस जे ही के होगा, जे क्रॉस के ही आई होगा, के क्रॉस आई ही जे होगा। यदि आप लिखते हो जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, तो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या है, निगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा। आप देखेंगे भी है ना, जे का डायरेक्शन इधर है तो इसके तरफ आपने फिंगर रखा और थंब है ना, फिंगर को घुमाया किसके अलोंग, आई के अलोंग है ना, जे के अलोंग अपने फिंगर रखा, वाई एक्सिस के अलोंग फिंगर रखा, एक्स एक्सिस की तरफ घुमाया, थंब किधर गया, अंदर के तरफ, जेड एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगा, माइनस के है ना। जे क्रॉस के यहाँ पे आपका आई है, तो के क्रॉस जे माइनस आई हो जाएगा है ना। और फिर उसी तरह से आई क्रॉस के है ना, के क्रॉस आई क्या है, जे है, तो माइनस जे हो जाएगा। लेकिन करना क्या है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि आप चलते हो, यहाँ पे इसको हम लोग आई मान लेते हैं, आई, ये इसको हम लोग जे मान लेते हैं, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, के मान लेते हैं, और हम लोग किधर चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज है ना। तो आई से जे के, आई और जे को मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस लोगे, आई क्रॉस जे तो क्या आएगा, के, जे क्रॉस के तो क्या आएगा, आई, के क्रॉस आई तो क्या आएगा, जे। मतलब आई जे के ऑर्डर में यदि आप क्रॉस ले रहे हो तो पॉजिटिव में आएगा। जैसे उल्टा चल रहे हो, जे क्रॉस आई क्या होगा, माइनस के, आई क्रॉस के क्या हो जाएगा, माइनस जे, के क्रॉस जे क्या हो जाएगा, माइनस आई है ना। तो निगेटिव ले लेना है। यदि आप यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो तो ठीक है, यदि वही क्लॉकवाइज आप आ जाते हो तो क्या ले लेना है, निगेटिव ले लेना है ना, आई जे के। बातें आया समझ में बच्चा। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे, ठीक है। चलिए मिटाते हैं। चलिए बच्चा, ये 7वां था, हम लोग 8वां देखें, 8वां प्रॉपर्टी, ठीक है। 8वां प्रॉपर्टी हम लोग देख रहे हैं। यदि आपको दे दे एम ए को क्रॉस ले रहे हैं एन बी वेक्टर से, तो आप स्केलर को आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्या हो जाएगा, एम एन ए क्रॉस बी लिख सकते हो, या आप मर्जी है तो स्केलर को इधर रख सकते हो, एम को इधर, एन को इधर भी कर सकते हो। मतलब एन ए क्रॉस एम बी भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे दे दिया
2i क्रॉस 3j। क्या करेंगे, 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, है ना, और आई क्रॉस जे होता क्या है k, तो 6k हो जाएगा। बातें आया समझ में। एक एग्जांपल और हम लोग देख लेते हैं, है ना, जैसे कि दे दिया 4k क्रॉस, है ना, 2j, क्या हो जाएगा, तो यहाँ 4 2 जा क्या हो जाएगा 8, है ना, और k क्रॉस j उल्टा हो गया, है ना, आई जे के होता है, तो जे से के पास आना चाहिए था, लेकिन के से जे के पास गए, उल्टा हो गया, तो क्या हो जाएगा -i हो जाएगा, है ना। तो क्या लिखेंगे -8i, ये आपका वेक्टर हो गया। चलिए इसको लिखते हैं और इसके बाद हम लोग, है ना, 9 नंबर प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे। ये 8 नंबर प्रॉपर्टी था। नाइन नंबर हम लोग प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। 9 नंबर, यदि आपका वेक्टर इफ ए वेक्टर, यदि आपका वेक्टर किस फॉर्म में दिया रहे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में, मतलब a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, एंड बी वेक्टर आपका दिया हुआ है, सॉरी ऐसे देते हैं a1 a2 और a3 कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बी वेक्टर को हम लोग लिखते हैं b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। तो a क्रॉस b बराबर हम लोग कैसे लिखेंगे, एकदम देखेंगे, पहले अभी याद कर लेंगे, है ना, अभी याद ही कर लेंगे। a क्रॉस b क्या हो जाएगा, तो डिटर्मिनांट, है ना, हम लोग डिटर्मिनांट एक दिन बता देंगे, है ना, इसके लिए परेशान नहीं होना है। ये ऐसे लिखेंगे i j k, आई जे के आपने लिख लिया। ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट, यहाँ पे लिखेंगे a1 a2 a3, फिर इसको लिखेंगे b1 b2 b3, b1 b2 और b3, ये आपका हो गया। इस फॉर्म में याद रखना आसान होता है, इसको बोलते हैं डिटर्मिनांट ऑफ आई जे के a1 a2 a3 b1 b2 b3। अब इसका डिटर्मिनांट का वैल्यू होता है, तो हम लोग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में क्यों लिखते हैं, इसके फॉर्म में लिखते इसलिए हैं कि फॉर्मूला याद रखना आसान होता है। इसका वैल्यू क्या होगा वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, कैसे हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं। जैसे पहले आई लेंगे, आई के ये इसको बोलते हैं रो और इसको बोलते हैं कॉलम। तो हम लोग किसी के अबाउट हम लोग एक्सप्लिट कर सकते हैं, जब हम लोग डिटर्मिनेंट बताएंगे तो क्लियर कर देंगे। इसको हम लोग रो बोलते हैं और ये आपका कॉलम है। तो चलिए रो के अबाउट हम लोग एक्सप्लिट कर रहे हैं, तो आई ले लेंगे। ये क्या है, ये पहला रो, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो, ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। तो हम लोग आई ले रहे हैं, आई। तो क्या करेंगे, ये किसका एलिमेंट है, पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट, तो ये दोनों को ऐसे छोड़ देंगे, है ना। क्या करेंगे, इस दोनों को ऐसे हम लोग छोड़ देंगे, इस दोनों, इसको और इसको छोड़ दिए। जिसका एलिमेंट है, जिस रो और जिस कॉलम का एलिमेंट है उसको छोड़ देंगे। बच क्या गया, इधर दोनों बच गया। तो यहाँ से ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, a2 b3 माइनस लगाएंगे a3 b2, ठीक है। पहला आपने i लिखा प्लस में, तो j लिखेंगे माइनस में, ये माइनस में होता है ना, पहला प्लस में, दूसरा माइनस में, तीसरा प्लस में। अब j आपने लिखा तो j किस कॉलम का एलिमेंट है, किस रो का है, बोलेंगे फर्स्ट रो का, तो फर्स्ट रो को छोड़ देंगे। और किस कॉलम का है, सेकेंड कॉलम का, तो ये दोनों को ऐसे छोड़ देंगे। अब क्या बच गया, ये ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई होगा। तो a1 b3 माइनस a3 b1, ठीक है। लास्ट क्या बच गया आपका, k, प्लस k रखेंगे, पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, है ना, ऐसे चलेगा अल्टरनेट में। तो ये जो है k किस रो का है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम है, तीसरा कॉलम इसको बोलेंगे। तो ये दोनों ऐसे छोड़ देंगे। क्या बच गया, a1 b2 a2 b1, है ना। तो क्या हो गया, a1 b2 माइनस a2 b1, है ना, ये आ जाएगा।